नमस्कार, कैंडिड कॉन्वर्सेशंस में आपका स्वागत है। मैं हर बार की तरह प्रोफेसर अभय दुबे से इस बार भी बात करूंगा। लेकिन इससे पहले कि मैं प्रोफेसर दुबे से बात शुरू करूं, आपको एक सूचना देनी है और आपसे एक निवेदन भी करना है। सूचना ये है कि हम लोग हर बार की तरह इस बार भी अपना जो हमारा एक सालाना कार्यक्रम होता है अवध कॉन्क्लेव, हम लोग 10 जनवरी को इसको कर रहे हैं और उसमें देश विदेश से बड़े लोगों को बुलाते हैं। यहाँ बहुत से मुद्दों पर विमर्श होता है, उसकी गूंज उठती है। हम लोग सरकारों के संदेश देते हैं कि समाज का क्या क्या मुद्दे हैं, उस पर क्या बात होनी चाहिए। और पिछली बार आपको याद हो तो आपने बहुत उसमें सहयोग किया था, बहुत सक्सेसफुल 2 दिन का कार्यक्रम था। हालांकि इस बार ये कार्यक्रम 1 ही दिन का हो रहा है, लेकिन फिर भी हम ये कोशिश करेंगे कि इसकी सफलता पूरी हो। आपसे निवेदन है कि आपसे जो कुछ भी बन पड़ता है हमें आर्थिक सहयोग करें। उससे हमें कुछ खर्चे मीट करने होते हैं, बहुत सारे लोगों का आना जाना, रुकना, खाना पीना, बहुत से खर्चे होते हैं। तो आप छोटा बड़ा जो भी सहयोग कर सकते हैं वो आपको स्क्रीन पे जो है QR कोड दिख रहा है, आप इसको स्कैन करके कर सकते हैं, या आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा। तो आप जो कुछ भी आपसे सहयोग हो सकता है उसको आप करें और हम उसको लाइव टेलीकास्ट करेंगे। फिर आप हमारा 10 जनवरी को ज़रूर देखिएगा। और अब हम लोग बात करते हैं प्रोफेसर अभय दुबे से। नमस्कार, कैंडिड कॉन्वर्सेशंस के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मंगलवार है और मैं हर बार की तरह इस बार फिर से प्रोफेसर अभय दुबे सर से बात करूंगा। सर, वैसे तो हम लोग अपने इन कार्यक्रमों में राजनीतिक गतिविधियों पे अपना एक कोई ओपिनियन देते हैं, लेकिन एक घटना सर ऐसी है जो हमारे मीडिया से जुड़ी है और वो कहीं ना कहीं वो पॉलिटिक्स से भी जुड़ती है। वो है अर्नब गोस्वामी जी का मामला। इसमें खूब चर्चा गर्म है कि अर्नब गोस्वामी जी को क्या हो गया है। लोग आश्चर्यचकित हैं क्योंकि जो बिल्कुल आंख बंद करके सरकार के तरफ से बातें करते थे और गोदी मीडिया के सबसे बड़े झंडा बरदार कहे जाने वाले, वो अचानक से सवाल पूछने लग गए हैं और वो रोज एक स्टोरी ब्रेक करते हैं, कभी अरावली पे तो कभी पोल्यूशन पे। कल उन्होंने एक टर्किश एयरलाइंस के ऊपर एक बड़ी स्टोरी की और मेरे हिसाब से वो चौंकाने वाली बात है जिस तरीके से सेलेबी जो टर्किश कंपनी थी उसको बाहर निकाला गया और फिर से इंडिगो के साथ टाई अप उसको एक्सटेंशन दिया गया चुपचाप। वो इंपॉर्टेंट स्टोरी थी। मुझे पर्सनली अच्छा लगा देख करके, कम से कम देर आए दुरुस्त आए। अर्नब गोस्वामी जी शार्प पत्रकार हैं, मैं उनको बहुत इज्जत करता हूं, बाहर से विदेश से पढ़े हैं और मैं हमेशा सोचता था कि व्हाट अ वेस्ट ऑफ टैलेंट जब वो ये करते थे, एक तरफा और पागलपने की बातें करते थे सरकार के पक्ष में। तो एनीवेज, लेकिन सर मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा जो लोग अंदाज लगा रहे हैं कि कभी ये होता है कि सुधीर चौधरी से उनकी कुछ लड़ाई चल रही है, लेकिन आपको लगता है कि बात इतनी आसान है कि सिर्फ सुधीर चौधरी का 15 करोड़ का पैकेज मिल जाने से वो ऐसा कर रहे हैं, या कुछ और बात हो सकती है? इसके जरा अगर अंदर की आपके पास कोई खबर हो तो हमें समझाएं। देखिए, इसमें 2 तरह की थियरीज चल रही हैं जो थोड़ा बहुत मैंने निगाह डाली है और समझने की कोशिश की है। तो 2 परिप्रेक्ष्य हैं जिनके तहत इस घटना की व्याख्या की जा रही है। एक परिप्रेक्ष्य तो ये है कि जो डिजिटल मीडिया है वो इस टीवी चैनल वाले मीडिया से, जो कमर्शियल मीडिया बोल सकते हैं आप, व्यापारिक खबरी चैनलों का मीडिया बोल सकते हैं, जिसको हम लोग गोदी मीडिया भी बोलते हैं, वो उसके मुकाबले रेवेन्यू, आमदनी के मामले में आगे निकलता जा रहा है। मतलब डिजिटल मीडिया जीतता जा रहा है और जो पारंपरिक मीडिया है, जिसको जो सरकार की गोद में बैठा हुआ था, वो हार रहा है, वो पीछे हो रहा है। तो उसको लग रहा है धीरे धीरे करके, अगर वो सरकार की आलोचना नहीं करेगा, केवल सरकार का गुणगान ही करता रहेगा, तो कुल मिलाकर उसको नुकसान होगा। और जो इनका चैनल है अर्नब गोस्वामी का, उसके ऊपर कुछ आर्थिक संकट की बातें हवा में हैं पहले से। वो तनख्वाहें वगैरह भी ठीक से नहीं दे पा रहे हैं। जो उनके यहाँ पत्रकार जाते हैं उनको भुगतान करने में भी बड़ी देरदार होती है। तो कुछ कहीं ना कहीं सरकार की आलोचना करने से जो रेवेन्यू बढ़ने की, राजस्व बढ़ने की, आमदनी बढ़ने की जो एक डिजाइन है, उस डिजाइन के आधार पर अपना चैनल चलाने की कोशिश भी इस पूरे प्रकरण में देखी जा सकती है। ये पहली थियरी है इसकी। दूसरी थियरी व्यक्तिगत किस्म की है। वो ये है कि भाई वो जो सुधीर चौधरी को 15 करोड़ का पैकेज मिला है, उससे वो नाराज हैं कि वो पैकेज, मतलब उन्हें क्यों सुविधा से वंचित किया गया। और दूसरे, उनका कोई अपना बिजनेस इंटरेस्ट था, जो सरकार के भीतर जो लोग मौजूद हैं बड़े बड़े पदों पर, उनके साथ जुड़ा हुआ था, उसको किसी तरह चोट पहुंची है। तो वो अपने उसकी वजह से चिढ़े हुए हैं, तो उसकी वजह से वो सरकार के खिलाफ खुंदक निकाल रहे हैं। अच्छा, मैं ये मानता हूं कि ये दोनों ही बातें सही हो सकती हैं मिला जुला कर।
एक तो हो सकता है कि वो उनका जो रेवेन्यू गिर रहा है, उनकी जो आमदनी गिर रही है, उनको टीआरपी नहीं मिल रही है अच्छी, क्योंकि लोग बोर हो चुके हैं उनकी सरकार की चाटुकारिता करने से और एक तरफा गोदी मीडिया का चैंपियन बने रहने से बोर हो चुके हैं। तो उसके बारे में भी वो सोच रहे होंगे कि भाई कुछ ना कुछ ऐसा है जो हम लोगों को गड़बड़ बदलना पड़ेगा, वरना तो हमारा अस्तित्व संकट में है, सब कुछ पैसे से ही चलता है। दूसरे बड़ा कारपोरेट मीडिया भी आ गया है, ऐसे मान लीजिए एनडीटीवी के ऊपर अदानी का कब्जा है, जो न्यूज 18 नेटवर्क है वो पूरी तरह अंबानी का है, और भी जगह इन लोगों के निवेश हैं। तो और इन लोगों को घाटा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके लिए तो मीडिया में पैसा लगाना एक तरह का ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसपे ये लोग लाभ की कामना भी नहीं करते हैं। हाँ, एक कॉस्ट एनडीटीवी से सेंटर है अदानी को उनके लिए। पैसा मिले न मिले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो चलाते ही रहेंगे। हाँ। उनके लिए तो उनके छोटी उंगली का नाखून जो हम हर हफ्ते काटते हैं, मतलब उसके बराबर जैसा इन्वेस्टमेंट है। लेकिन जो चैनल जो एंकर, जो पत्रकार खुद अपने आप को केंद्र करके अपना चैनल चलाते हैं, उनके लिए रेवेन्यू पाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी 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 पॉकेट्स इतनी डीप नहीं है, उनका इतना पैसा नहीं है कि वो पैसा खो दें तब भी उनको कोई फर्क ना पड़े। उनके लिए तो एक तरह से अगर उनका चैनल डूब जाएगा तो वो बेरोजगार भी हो जाएंगे, और नया चैनल उनकी इतना नुकसान होगा कि नया चैनल खड़ा करने में उन्हें बहुत दिक्कत होगी। हम लोग देख चुके हैं इन लोगों ने नए चैनल खड़े किए, बाद में उन चैनलों को छोड़ के फिर वो नौकरी करने लगे। ये बड़े बड़े पत्रकारों को हम देख चुके हैं उसमें। तो ये दोनों बात, एक तो ये बात भी हो सकती है, और दूसरे उनका अपना जो सरकार के अंदर, सरकार से उन्हें जो धंधे पानी में लाभ हो रहा था, उस लाभ के ऊपर जो चोट लगी है, वो दोनों बातों को मिलाकर शायद कोई ऐसा असर हुआ है जिसकी वजह से वो सरकार की आलोचना करने लगे हैं। लेकिन ये तो हम और आप जानते ही हैं कि जब आप सरकार की आलोचना करते हैं, पर ऐसी सरकार की जैसी सरकार आजकल हमारे देश में है, तो वो इस बात का बुरा मानती है, खासतौर से उस व्यक्ति की तरफ से जिस व्यक्ति को सरकार की वजह से बहुत लाभ हुआ हो। अगर आपने सरकार से अच्छे संबंध रखकर, सरकार की कमियां छुपाकर, सरकार की आलोचना करने का जो एक पत्रकारी कर्तव्य होता है, उस कर्तव्य का अतिक्रमण करके आपने बड़ा मोटा माल कमाया है, जो कि निश्चित रूप से इन लोगों ने कमाया है। उसमें अर्णब गोस्वामी भी रहे होंगे, मेरा मानना यह है, मेरे पास कोई तथ्य नहीं है, लेकिन बिना फायदे के तो कोई सरकार की आलोचना करता, सरकार की तारीफ में करता नहीं है। ये जो मोटा माल आपने कमाया है, अब अगर अचानक आप ऐसी पत्रकारिता करने लगे हैं जिसको हम लोग वास्तव में सही पत्रकारिता कह रहे हैं, सरकार के ऊपर सवाल उठाते हैं, मुद्दों के ऊपर बात कर रहे हैं आप, और पूछ रहे हैं, और आपकी बुरी भाषा रेडिकल है, तो ऐसे में सरकार बहुत बुरा मानेगी इसका, और फिर सरकार बदले की कार्रवाई भी करेगी थोड़ी सी, और जब वो बदले की कार्रवाई करेगी तब ये टिक पाएंगे ये देखने की बात है। हाँ, नहीं, मैं इसलिए सोच रहा हूं सर कि जो टीवी मीडिया है, और अगर उस रेवेन्यू को ये डिजिटल मीडिया से कॉम्पेंसेट करना चाह रहे हैं, तो चूंकि हम लोग ऑलरेडी डिजिटल मीडिया है और उसको समझते हैं कि हमारे पास ना वो उस टाइप का ना रेवेन्यू आता, ना हम उस टाइप का हम खर्च कर पाते हैं। हमें भी अच्छा लगता है कि हमारे हर जगह कैमरा पहुंचे, कैमरामैन जाए, रिपोर्टर जाए, लेकिन हम वो नहीं कर सकते क्योंकि इसमें बहुत लिमिटेड रेवेन्यू है। अगर आप सरकार सवाल पूछ रहे हैं। दूसरा, अगर सरकार के साथ कोई है, सरकार की तरफ से बातें कर रहा है, तो उसको शायद ही कभी टीआरपी या एड के रेवेन्यू की फिक्र करनी पड़े, क्योंकि उसके बहुत और सारे अल्टरनेट सोर्स ऑफ रेवेन्यू आ जाते हैं, बहुत से और भी मतलब उनके पास पैसे आते हैं, वो एनुअल इवेंट्स करते हैं, कॉन्क्लेव कर देंगे, तमाम उनको पैकेज सरकार से मिलता रहता है। तो ये बात इतनी सर आसान लगती नहीं कि सिर्फ रेवेन्यू कमाने के लिए उनको लगता है थोड़ी क्रेडिबिलिटी बनाओ और एक नया अपना दर्शक बनाओ, और जो लोग देखना चाहते हैं, सरकार की आलोचना सुनना चाहते हैं, उनका भी रेवेन्यू ले आओ। ये सब बात कुछ और है। और दूसरा, कहीं मुझे लग रहा है ऐसा कुछ तो नहीं है कि किसी की नजर पड़ गई हो कि अब इसका भी एनडीटीवी वाला हल करना है, इसको भी टेक ओवर करो या कुछ करो, और अर्णब गोस्वामी जी को लग रहा है अगर जाना ही जाना हाथ से तो फिर शहीद हो जाओ, फिर सरकार का विरोध करते हो जाओ, और कम से कम ये रहेगा भाई पत्रकारिता करते हुए शहीद हुए थे। ऐसा कुछ कारण सर आपको तो नहीं लग रहा है? देखिए, अगर ये इस तरह के कुछ कारण हैं भी, तो हमारे पास कोई उसके तथ्य नहीं है, हम लोग केवल कयास लगा सकते हैं। एक चीज जो तथ्य समझ में आता है वो ये है कि जब मैं मान लीजिए किसी बड़े चैनल में बुलाया जाता हूं, मैं जाकर वहां पर अपने विचार व्यक्त करता हूं, फिर वो मेरे विचारों को काट कर उसको सोशल मीडिया पर डालते हैं, उनका अपना जो सोशल मीडिया का चैनल है उसमें डालते हैं। मैं देखता हूं कि मुझे तो उस चैनल में जाने से जो भी पैसे मिलते हैं, 2,000 रुपए मिलते हैं, कभी 3,000 रुपए मिलते हैं, कभी 5,000 रुपए मिलते हैं,
प्रति घंटे के हिसाब से जो पैसे मिलते हैं, उससे बहुत कई गुना ज्यादा वो सोशल मीडिया पर मेरे विचारों को डालकर हासिल करते हैं। मैं देखता हूं कि उस पता लग 3 लाख लोगों ने देखा, 4 लाख लोगों ने देखा, क्योंकि उनकी पहुंच बहुत ज्यादा बड़ी है, उनके पास सब्सक्राइबर बहुत है। अच्छा, और हमने ये भी देखा है कि पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान जो डिजिटल मीडिया था उसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा हुई, और उसके मुकाबले जो गोदी मीडिया, डिजिटल मीडिया पर जो मौजूद था, उसकी ग्रोथ हुई लेकिन बहुत कम हुई उसके मुकाबले। तो इन लोगों की ये समझ में आ गया है कि सरकार की आलोचना करने पे, सरकार की आलोचना का भी एक बड़ा बाजार है, उस बाजार से कुछ डॉलर बटोरे जा सकते हैं। तो अर्णब गोस्वामी जो अपने चैनल पे इस वक्त बोल रहे हैं, उसी बात को जब वो सोशल मीडिया पे डालते होंगे, इसकी जांच की हम लोग जांच बड़ी आसानी से कर सकते हैं, तो वहां से भी बहुत बड़े पैमाने पे इनके लिए रेवेन्यू जनरेट हो रहा होगा। तो वो सब ये इस चीज को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि कब तक ये बात चलता है, और तब ज्यादा समझ में आएगा कि इसकी अंतरकथा क्या है। अभी अंतरकथा पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हुई है। चलिए, मतलब इसकी जो भी परिणति हो, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है, कम से कम एक अच्छा पत्रकार फिलहाल पत्रकारिता कर रहा है, अंदर के कारण जो भी हो। लेकिन सर, मैं दूसरा अब एक जरा राजनीतिक मुद्दे पे आ जाऊं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा का सत्र चल रहा है, और चूंकि हम लोग लखनऊ बेस्ड हैं तो हमारा थोड़ा इंटरेस्ट रहता है। कल सर हमने देखा कि यहाँ पे समाजवादी पार्टी ने एक, यहाँ पे सर आपको पता होगा कि कोडेन का मामला, ये जो कफ सिरप होता है और जो थोड़ा ड्रग में आता है और थोड़ी नशीली दवाइयां होती हैं, उस पर एक बहुत बड़ा रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। और कहीं न कहीं उसमें भाजपा के शरण में रहने वाले जौनपुर के जो पूर्व सांसद धनंजय सिंह हैं, और सबकी नजदीक, उनको पता है कि वो भाजपा के नजदीक हैं, और योगी जी, इनको एक राजपूतवाद भी उसमें एक एंगल है। कुल मिलाकर के भाजपा बुरी तरीके से फंसी हुई है। और सपा ने कल जो अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है विधानसभा में, उनको लग रहा है वो बहुत ही अटैकिंग मोड में थे योगी आदित्यनाथ के ऊपर। योगी आदित्यनाथ ने अपना सफाई दी है, उसको समहाउ लेम सा उन्होंने कुछ सपा से भी जोड़ने की कोशिश की लाइसेंस इनको सपा के राज में मिला था। लेकिन फैक्ट बात ये भी कि 8-9 साल से आपकी सरकार है, आपके ही संरक्षण में वो सब चल रहा था। यहाँ पे जो लोग चलाने वाले हैं वो आपके ही मिलने जुलने वाले लोग हैं, तो वो शायद सपा के ऊपर नहीं चिपक रहा है। मेरा सर सवाल यह है कि क्या ये एक मुद्दा ऐसा हाथ लगा है जिसपे लगता है कि सपा को, कि योगी आदित्यनाथ को बिल्कुल कायदे से घेरा जा सकता है? उसमें सारे मसाले है, उसमें राजपूतवाद भी है, उसमें भ्रष्टाचार भी है, उसमें क्षेत्रवाद भी है। ये इस मुद्दे पे आपको लग रहा है कि घिर गए बुरी तरीके से आदित्यनाथ? बुरी तरीके से घिरे हुए हैं। देखिए, बुरी तरीके से घिरे हुए हैं, और आपने सारी बातें कह दी हैं। आपने जिस तरीके से भूमिका बनाई है उसके अंदर उसके सारे, इस प्रकरण के सारे पहलू आ गए हैं। एक पहलू है जिसमें मैं जोड़ देता हूं उसके अंदर। मेरा मानना है कि इस जो कफ सिरप कांड में, कफ सिरप का जो व्यापार चला, इस व्यापार में करोड़ों अरबों रुपए का काला धन कमाया गया। वो काला धन केवल उन बाहुबलियों का जिनका अभी आपने नाम लिया, और वो पुलिस के सिपाही और उन्हीं तक सीमित नहीं रहा जो चला रहे थे उसको। दरअसल ये बहुत बड़े पैमाने पर योगी सरकार में बटा है। योगी जी को अगला विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए बहुत पैसा चाहिए। उन्हें पूरा यकीन नहीं है कि अमित शाह एंड कंपनी उनकी कोई खास मदद करने वाली है इसमें। योगी जी को लग रहा है कि उनके इस चुनाव में पर कतरे जाएंगे। उसमें एसआईआर का औजार भी है, और खुद उनके भाषणों से भी है। वो कह रहे हैं 4 करोड़ वोट जब काट दिए गए, जब वो ये कहते हैं तो उनको डर लग रहा है कहीं ना कहीं कि एसआईआर का जो एपरेटस है उसको इस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा कि भाजपा चुनाव भी जीत जाए और योगी जी को भी बाहर कर दे। दोनों काम एक साथ की जाए, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश की भाजपा का संगठन है उसमें अमित शाह का आदमी तैनात हो गया है, राष्ट्रीय संगठन पे भी अमित शाह का आदमी तैनात हो गया है। तो पूरी तरीके से योगी जी को लग रहा है कि कहीं बाजी उनके हाथ से न निकल जाए, तो इसलिए वो बहुत बेचैन है। और जब वो देख रहे हैं कि इस कफ सिरप कांड में उनके ऊपर अटैक हो रहा है, तब भी उनकी समझ में नहीं आ रहा। और अखिलेश यादव ने बड़ी चतुराई का प्रदर्शन करते हुए, उन्होंने अखिलेश यादव को जो नमूना वगैरह कहा, तो अखिलेश यादव ने उसको जोड़ दिया कि तो दिल्ली के ऊपर हमला कर रहे हैं। तो वो भी एक योगी जी के लिए मुश्किल है। अखिलेश यादव का जो राजनीतिक कौशल है, जिसका प्रदर्शन हम लोग पिछले 1-2 साल से कर रहे हैं, खासतौर से लोकसभा चुनाव के बाद में, वो काफी प्रशंसनीय मुझे लगता है कई मौकों के ऊपर। जैसे कल उन्होंने अरावली के ऊपर एक बहुत बड़ा पोस्ट उन्होंने किया, जो कोई आमतौर पर नेता नहीं करता। बहुत अच्छी पोस्ट लिखी है उन्होंने, और उसमें अरावली का पूरा मुद्दा निकल कर आ गया है, और वो भी सरकार के ऊपर भी पूरा हमला है उसमें। तो मैं ये समझता हूं कि इसमें जो रुपया बड़े पैमाने पर जनरेट हुआ है, काला धन, उस काले धन से योगी जी को लाभ हुआ है काफी।
इसमें राजपूतवाद भी है, वो सारे वाद उसमें अंदर हैं, लेकिन वो माल इन लोगों ने जम के खाया है। इसलिए ये लोग उसके खिलाफ कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इनका बुलडोजर जो है वो केवल मुसलमानों पे और गरीब आदमियों पे चलने के लिए है। भाई उस पुलिस कांस्टेबल जिसने धनंजय सिंह के घर के सामने एक बहुत शानदार कोठी बनवाई है, उसके ऊपर भी तो बुलडोजर वो चलना चाहिए। और तरह तरह के झूठ बोल रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है, उनका टिकट मांग, वो भी गलत बात है, बंदा दूसरा है, गलत तस्वीर दिखा रहे हैं, तरह तरह के झूठ बोल रहे हैं, वो सब चिपकेगा नहीं उनका। अच्छा, ये चाहते हैं कि पूरा हिंदू बनाम मुसलमान के ऊपर उनकी राजनीति चलती रहे, मुसलमानों को गरियाते रहें और हिंदुओं के हृदय सम्राट बनने की कोशिश करते रहें। सम्राट तो है नहीं, बनने की कोशिश करते रहें, ये वो चाहते हैं। अब इसमें ये मसला आ गया जिसका गवर्नेंस से ताल्लुक है, जिसका भ्रष्टाचार से ताल्लुक है, ये मसला आ गया, तो ये इनके लिए बहुत बेचैनी की बात है। तो ये बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। और अगर समाजवादी पार्टी इस आंदोलन को लगातार जारी रखती है तो ये योगी आदित्यनाथ इस चक्कर में हिट विकेट भी हो सकते हैं। जी सर, एक मैं जरा यूपी पे ही और बात कर लूं। अभी उत्तर प्रदेश को नया भाजपा का अध्यक्ष मिला, पंकज चौधरी जी। चूंकि जहां के हैं पंकज चौधरी जी, गोरखपुर के जस्ट बगल की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है महाराजगंज, वहां से वो सांसद हैं। और मैं चूंकि व्यक्तिगत रूप से उस लोकसभा क्षेत्र को मैं जानता हूं, मैं वहां बहुत गया हूं। वहां पे सबको पता है कि वहां पे योगी जी और पंकज चौधरी जी की नहीं बनती है। वो एक दो ध्रुव हैं उस क्षेत्रीय राजनीति के। लेकिन समहाउ, और पंकज चौधरी जी कोई ऐसे नोन नेता भी नहीं है। वो उनकी थोड़ी शारीरिक अवस्था भी एक एक्सीडेंट के बाद थोड़ा उनका कमर झुकी रहती है। वो बिजनेस एक राहत रूह तेल चलाते हैं। समहाउ किसी तरीके से वो मंत्री, राज्य मंत्री भी बन गए और अचानक से उनको बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया गया। देखने में सब ठीक लगा, योगी जी भी गए और उन्होंने खुशी खुशी उनको उस कुर्सी पे बैठाया। लेकिन ये सबको पता है कि योगी जी के मन का वो तो नहीं हुआ होगा किसी भी तरीके से। कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि पंकज चौधरी जी योगी जी के सहमति से अध्यक्ष बनेंगे। अब ऐसा सुनने आ रहा है कि शायद खरमास के बाद, जब ये जनवरी 15 के बाद कैबिनेट एक्सपेंशन भी होना है और कुछ और फेरबदल होने की संभावना, जिसमें योगी जी की भी कुर्सी जाने की संभावना लगती है। या ये पिछले 2-2.5 साल से हर बार ये बात हो ही रही है कि योगी जी बदले जाएंगे। लेकिन योगी चूंकि इतना कुर्सी चिपक के बैठे हुए हैं कि शायद उनको हटाना भी इतना आसान नहीं होगा। लेकिन यह एक अजीब सी स्थिति है योगी आदित्यनाथ के कि वो कुर्सी से भी चिपके रहे, बाकी उनके सारी जो उनके आसपास की चीजें, वो सारे कांटे के तार बिछे हुए हैं, कोई भी उनके फेवर में नहीं है। अब अध्यक्ष भी उनके मन का नहीं है, संगठन भी उनके खिलाफ, सरकार में जो मंत्री बनाए गए हैं वो उनके खिलाफ बोलते रहते हैं, जो सहयोगी दल है वो भी कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। ये जो स्थिति है सर, ये फिर मतलब ये स्थिति किधर जाएगी आखिर चुनाव आते आते? देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति बहुत ही बड़े अंतर्विरोध से गुजर रही है। उसमें अंतर्विरोध भी हैं, बहुत सारे विरोधाभास भी हैं, और ये लोकसभा चुनाव के पहले ये सब शुरू हुआ था और तब से लगातार जारी है। अभी तक इस मसले को भाजपा का आला कमान सुलझा नहीं पाया है। योगी आदित्यनाथ उसके गले में हलक में अटके हुए हैं, न वो उगल पा रहा है न वो निकल पा रहा है। और इसी के साथ साथ मैं कहूंगा कि योगी आदित्यनाथ के हलक में भी ये पूरी परिस्थिति अटकी हुई है। वो भी नहीं समझ पा रहे हैं कि वो कैसे उनको सुलझा। तो बहुत बड़ी चुनौती उनके सामने है, योगी आदित्यनाथ के सामने, कि वो कैसे आला कमान के असहयोग के बावजूद 2027 का चुनाव जीते। देखिए, 2012 में नरेंद्र मोदी ने गुजरात में जो चुनाव लड़ा था, उसमें भाजपा के बहुत से नेता ये चाहते थे नरेंद्र मोदी वो चुनाव हार जाएं। खुद मैं उसका चश्मदीद गवाह हूं। भाजपा के एक बड़े नेता जो बाद में केंद्रीय मंत्री बने नरेंद्र मोदी के शासनकाल में, वो हमारे यहाँ लोकनीति में लंच करने के लिए आए CSDS में, और निजी बातचीत में उन्होंने कहा, आई विश ही लूज द इलेक्शन। ये उन्होंने कहा। वो चाहते थे कि वो किसी तरह हार जाएं तो ये टंटा कटे और ये प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होने। वो चुनाव जीतना नरेंद्र मोदी के लिए बहुत जरूरी था। अगर वो 2012 का चुनाव हार जाते तो 2013 में वो मुख्य प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं बन पाते। अच्छा, अब अगर योगी आदित्यनाथ को 2029 में नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी बनना है, तो उनके लिए 2027 का चुनाव अच्छी तरीके से जीतना जरूरी है। अगर भाजपा को बहुमत प्राप्त हो गया और उतनी सीटें नहीं मिली जिससे योगी जो अभी तक मिलती रही हैं, 2017 में और 2022 में मिली थी, तो इसी नाम पर योगी आदित्यनाथ को बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए योगी आदित्यनाथ की बड़ी बुरी समस्या में फंसे हुए हैं। दूसरी तरफ जो मोदी और शाह की जोड़ी है वो भी इस समस्या में फंसी हुई है। अगर किसी तरीके से योगी आदित्यनाथ बड़ा चुनाव जीत गए, या भाजपा ही इस पूरे योगी आदित्यनाथ के पर काटने के चक्कर में चुनाव हार गई उत्तर प्रदेश का,
तो भी उन लोगों के लिए समस्या हो जाएगी। तो उत्तर प्रदेश की जो पहेली है, इस पहेली में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, ये तीनों ही इस बीच में फंसे हुए हैं। तो सबसे ज्यादा दिलचस्प जो राजनीति हो रही है वो इस वक्त उत्तर प्रदेश में हो रही है। ये राजनीति किस करवट बैठेगी, इस पर हम लोगों को नजदीकी निगाह रखनी पड़ेगी। और ये भी हो सकता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने के लिए अस्थायी रूप से योगी आदित्यनाथ में और अमित शाह में एक तरह का समझौता हो जाए। यह भी हो सकता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव हारना भाजपा, नरेंद्र मोदी के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। ये अकल्पनीय मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव हार जाए, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन जाए, तो नरेंद्र मोदी की साख बहुत ज्यादा गिर जाएगी। अभी तक उन्होंने जितने चुनाव जीते हैं सारी जो जीते हैं लोग तुरंत भूल जाएंगे और फिर इनकी उल्टी गिनती, लोग कहेंगे इनकी उल्टी गिनती शुरू होने वाली है नरेंद्र मोदी की। तो वो उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव भी नहीं हारना चाहते, साथ में योगी आदित्यनाथ के पर भी कतरना चाहते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा सुरक्षित उनके लिए यही होगा कि अंततः कम से कम चुनाव जीतने के सवाल पर मुख्यमंत्री में और इन लोगों में एक तरह की एकता हो जाए। चुनाव हारने का कोई अंदेशा न रहे, चुनाव वो जीत जाएं और उसके बाद में फिर कोशिश करके विधायक दल के नेता का जब चुनाव हो वहां पर योगी आदित्यनाथ को काटने की कोशिश की जाए, कुछ इस तरह का करे। चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ को हटाना तो मेरे ख्याल से उनके लिए तकरीबन नामुमकिन है। अगर वो चुनाव से पहले उनको हटाते हैं तो बहुत बड़े पैमाने पर उनको इस तरह के नुकसानों का सामना करना पड़ेगा जिसका अभी वो पूर्वानुमान भी नहीं लगा पाएंगे। तो वो तो नहीं होगा। वो अब ये किस तरीके से पूरी रणनीति अपना आकार प्रकार लेगी ये देखना है। जी नहीं, मुझे भी लगता है कि शायद योगी आदित्यनाथ ने भी सोच लिया कि ये कुर्सी मुझे बैठा कर रखो, बाकी सरकार तुम चलाओ, पैसे के बंदर बाट तुम कर लो, ठेका पट्टा तुम बांटो, संगठन तुम चलाओ, मुझसे कोई मतलब नहीं, मुझे बस कुर्सी चाहिए, ये इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। खैर, एक सर आखिरी बात मैं और कर लूं कि जैसे जब दिल्ली में ये प्रदूषण का मामला, अभी भी दिल्ली में प्रदूषण बहुत ही खतरनाक है और अब तो ऑलमोस्ट पूरा नॉर्थ इंडिया ही प्रदूषण की गिरफ्त में है। उसमें क्या पक्ष, क्या विपक्ष, क्या गोदी मीडिया, क्या न्यूट्रल मीडिया, सबने एक सुर से जो है उस पोल्यूशन का विरोध किया। उसमें से भी कुछ रजत शर्मा जैसे लोग कभी कभी उसकी भी तारीफ कर देते हैं। दूसरा उसी तरीके का मुद्दा है, वो है अरावली का मुद्दा। अरावली राजस्थान में कुछ खनन की वहां पे बात शुरू हो रही है और पहले तो उन्होंने कहा, पर्यावरण मंत्री ने, कि वहां तो बहुत छोटा सा 1,96,000 स्क्वायर किलोमीटर में कुछ 2% करीब या 2.25% ही खोदा जाना है, तो आप इतना क्यों है तबाह मचा रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि वो भी, उस पर भी सरकार बैकफुट पे आ रही है। रजत शर्मा जी ने तो एक शो कर दिया कि मतलब दिल्ली का प्रदूषण में कहीं न कहीं अरावली जिम्मेदार है, कुछ इस टाइप का मानो कह रहे थे कि दिल्ली किसी कटोरी ऐसी है और अरावली की पहाड़ियां तो हवा नहीं आ पाती, वो कुछ अपना एक समझा रहे थे। मतलब उनका कहना शायद कि मुझे ऐसा कहना चाह रहे हो, अगर अरावली गिर जाए तो दिल्ली का पोल्यूशन खत्म हो जाएगा, कुछ इस टाइप बातें कर रहे थे। लेकिन ये मुद्दा सर आपको तो फिर गले पड़ेगा और राजस्थान में भारी पड़ेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट को इस पर वापस मुड़ना ही पड़ेगा। देखिए, अरावली के खिलाफ जिस तरह का जन जागरण हुआ है, इसमें सोशल मीडिया की भी बहुत भूमिका है, दूसरे मीडिया की भी भूमिका है और मसला भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब कोई मुद्दा जनता के बीच में, जब केवल एक्स पर बना रहता है या व्हाट्सएप पर बना रहता है तो ज्यादा उसमें दम नहीं होती है। लेकिन जब जनता के बीच में जब आने लगे और लोग उसके ऊपर जमा होने लगे, जो कि ऐसा दिखाई पड़ रहा है अरावली के सवाल पर, इस तरह की कुछ प्रमाण इस तरह के मिले हैं कि पब्लिक के बीच में जन जागरण इसमें हो रहा है, तो फिर सरकार चौंकती है और फिर सरकार कदम भी पीछे खींचती है और इससे कुछ थोड़ा बहुत पर्यावरण सुधरने की संभावना भी है। लेकिन दूसरी तरफ इन सब लोगों के ऊपर दबाव है कि किस तरीके से सारे देश में 100 मीटर से नीची पहाड़ियों पर खनन करना है, खुदाई करना है या उन पे जमीन लीज पर देना है या वहां पर सौर एनर्जी के ठेके देना है, ये सब करने की जो बंदिशें लगी हुई हैं उन बंदिशों को किसी तरह खत्म किया जाए। ये इन लोगों के ऊपर कारपोरेट लॉबी का, खनन माफिया का, इन सब का बहुत दबाव है। इससे ये लोग बहुत बड़े पैमाने पर माल कमाना चाहते हैं। इसलिए एक रिपोर्ट, मनगढ़ंत रिपोर्ट तैयार करवाई गई पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से, तथाकथित वैज्ञानिक रिपोर्ट में इसको कहता हूं, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके ऊपर मोहर लगा दी। ताज्जुब है, जब सुप्रीम कोर्ट का अगर आप इतिहास देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने, एनसी मेहता ने जो 90 के दशक में सुप्रीम कोर्ट में अरावली के और पर्यावरण के सवाल पर जो कि लड़ाइयां लड़ी थी, उस लड़ाइयों में सुप्रीम कोर्ट हर बार उनके पक्ष में फैसला देता था। और यहां पर स्थिति यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर मोहर लगा दी। अब सारे देश में जो पहाड़ियों की संख्या है वो घट के केवल 1,000 रह जाएगी इस
मतलब देश में इतनी पहाड़ियां हैं, करीब 11-12 हजार पहाड़ियां मानी जाती हैं देश में, और सारी पहाड़ियां, उसमें केवल 1000 पहाड़ियां ही ऐसी हैं, 1100 पहाड़ियां ही ऐसी हैं जो कि 100 मीटर से ऊंची हैं। तो वही केवल पहाड़ियां रह जाएंगी इस बड़े देश में, और बाकी सब पहाड़ियों को पहाड़ियां ही नहीं माना जाएगा। तो इस प्रकार का जो पूरा मसला चल रहा है, इसमें सरकार पूरी तरीके से लिप्त है। अब चूंकि इसके खिलाफ जनजागरण होता दिखाई पड़ रहा है, इसलिए लीपापोती करने में लगे हुए। आप उनका बयान देखिए, जो पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, उनका बयान देखिए, वो बयान विशुद्ध लीपापोती है। उसे सीधे लगता है कि कहीं पानी मर रहा है, चोरी की है, और अब मुंह छिपाते हुए घूम रहे हैं। देखिए मसला कहां तक जाता है, सरकार क्या बदमाशी इसमें करती है, क्योंकि इस सरकार से मैं किसी भी अच्छे काम की उम्मीद नहीं करता। वो संसद में खड़े होकर क्या कह रहे हैं, इस तरह की बातें संसद में खड़े होकर कह रहे हैं कि वहां पर हम कोई खनन के लिए किसी किस्म की ज्यादा अनुमति नहीं देंगे। भाई आपने ऐसा उसूली क्यों बनाया है, आपने ऐसा मानक ही क्यों बनाया है, जिसमें आज नहीं, अगर आज मान लीजिए ज्यादा मामला गर्म हो गया है, तो आप उसके लिए ये बात कह रहे हैं, 6 महीने बाद जब मामला शांत हो जाएगा तब आप इजाजत दे देंगे। पहली बात तो ये है कि मानक ही गड़बड़ है, उस मानक को हटाना चाहिए। ये तो किसी भी सामान्य आदमी को पता है कि अभी आप 2% काट रहे हैं, उसके फिर उसके बाद 1% की परमिशन देंगे, फिर 1%, कोई एक दिन में थोड़ी 100% कट जाएगा। मैं सर दूसरी एक और बात सोच रहा था कि ये जो जनजागरण जिस टाइप का मूवमेंट बना है अरावली को लेकर के, ये मुद्दे सर झारखंड और जो बाकी जगह जहां खनन होते हैं, जहां पे इतना नक्सलवाद है, इतना परेशानियां हैं, उनकी कुछ डिमांड्स हैं, पहाड़ काटे जा रहे हैं, खोदे जा रहे हैं, कोयला निकाले जा रहे हैं, अवैध खनन चल रहा है, ये मूवमेंट वहां क्यों नहीं बन पाता? आखिर में नक्सलवाद की समस्या खत्म हो जाएगा, जन जागरण एक बार आ जाए तो ये तो समस्या ही खत्म हो जाएगी, इस तरह से हो जाए। नहीं, बात आपकी सही है। जैसे भ्रष्टाचार सब जगह है, हमेशा ही होता रहता है, लेकिन कभी कोई एक ट्रिगर पॉइंट मिलता है उसको, तो उसके इर्द गिर्द चीजें बननी शुरू हो जाती हैं। अच्छा, एक और बात है कि बहुत सी बातें ऐसी हैं कि इसमें लोगों ने जो विषमता और जो भ्रष्टाचार है, और जो गवर्नेंस नहीं है, मिस गवर्नेंस है या कुशासन है, उसको लोगों ने इंटरनलाइज भी कर लिया है हमारे देश में, बहुत आत्मसात भी कर लिया है। उनको लगता है इसमें कोई खास बात नहीं है। इस मामले में योगेंद्र यादव ने बहुत अच्छी टिप्पणी की थी जब बिहार चुनाव चल रहा था। उन्होंने कहा था कि बिहार में गवर्नेंस की अपेक्षा, यानी गवर्नेंस की उम्मीद का स्तर इतना नीचा है लोगों का, कि अगर 10 साल पहले भी किसी मुख्यमंत्री ने सड़क बनाई थी, और मान लीजिए अब आज उस सड़क का वजूद भी नहीं है, तब भी लोग 10 साल पहले बनाई गई सड़क का उसको श्रेय इस चुनाव में भी देने के लिए तैयार हैं। तो सवाल यह है कि जनता के मन में अपेक्षाएं क्या हैं गवर्नेंस की। अगर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देना भी गवर्नेंस का एक उदाहरण है, तो उसका लाभ लगातार सरकार को, मोदी सरकार को मिल रहा है, उसकी एंटी इनकम्बेंसी उनकी बंद हो रही है। अगर लोगों की अपेक्षाएं बढ़ जाएं तो वो सरकार के खिलाफ खड़ी होंगी, सरकार के खिलाफ बोलना शुरू करेंगे। ये भी एक भारत के अंदर समस्या है। जैसे मान लीजिए किसी ने एक शौचालय बनवा दिया, तो शौचालय बनवाने का श्रेय आप कब तक देते, उसके उपलक्ष्य में कब तक उसे आप वोट देते रहोगे? ये भी एक मुद्दा है, क्योंकि ये हम लोग, हमारी जनता जो है, आमतौर पर हमारा मध्य वर्ग जो है, वो कैसी कैसी बातों पर सरकार से खुश होकर, नेताओं से खुश होकर उनका समर्थन करने लगता है। ये भी अपने आप में एक ताज्जुब की बात है। जी, तो सर आज के लिए इतना ही है। मैं बस इतना कहूंगा चलते चलते कि अगर मुझसे कोई पूछे कि नरेंद्र मोदी ने जो 2 बड़े नुकसान किए हैं देश के, अगर मुझे सिर्फ 2 बताने हो, तो मैं पहला कहूंगा कि जो उन्होंने संस्थाओं को कॉम्प्रोमाइज किया है, जिस तरीके से संस्थाएं मटिया-मेट हो रही हैं। दूसरा नुकसान पर्यावरण का किया है। आप उत्तराखंड में जाकर के देखिए, 4 धाम परियोजना की वजह से जो बुरी हाल है पहाड़ों हिमालय की हो रही है, वो आज नहीं पता चलेगा, शायद हमारी नेक्स्ट पीढ़ी उसको भोगेगी। पूरी तरह सहमत हूं मैं, पूरी तरह सहमत। हाँ, तो ये एक बड़ा नुकसान है सरकार जो है। इस देश में पहाड़ों को बर्बाद अगर किसी सरकार ने किया है तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। जंगलों को बर्बाद किसी सरकार ने किया है तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भारत के लोकतंत्र के इतिहास में इनका नाम काले अक्षरों में लिखा जाएगा कि उन्होंने इस देश के पर्यावरण को, पहले से भी गड़बड़ियां थी, मैं नहीं कह रहा हूं, पिछली सरकारों का काम बहुत चमकदार था, लेकिन इस पर्यावरण विनाश को अपने चरम पर पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। बिल्कुल सहमत हूं आपसे। जी, तो आज के लिए इतना ही, और हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।